नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाल ही में सुएज कैनाल में जो क्राइसिस हुआ है, जहाज जो फंस गया था, उसके कारण वर्ल्ड के बहुत सारे देश चिंतित हैं। और इसी बीच इंडिया, रशिया और ईरान ने मिलकर एक अल्टरनेटिव रूट का प्लान किया है। आइए, क्या है ये अल्टरनेटिव रूट प्लान और क्या है इसके एडवांटेज, हम इसको देखते हैं। और आगे चल के क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इन कंट्रीज़ को, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। आइए चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। आपको पता होगा सुएज कैनाल जो है, ये रूट जो है सुएज कैनाल का, ये भी एक अल्टरनेटिव रूट ही था। पहले जो माल की ढुलाई होती थी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता तो कैप ऑफ गुड होप के थ्रू ही होता था। पहले इतना बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता था गुड्स को एशिया में आने के लिए, यूरोप से लेके एशिया, एशिया से यूरोप में आने जाने के लिए ये रूट यूज़ किया जाता था। उसके बाद सुएज कैनाल को डेवलप किया गया, सुएज कैनाल को बनाया गया और सुएज कैनाल से एज ए अल्टरनेटिव यूज किया गया। कैप ऑफ गुड्स का अल्टरनेटिव सुएज कैनाल था। देखिए, यूजिंग सुएज कैनाल 10,000 जो नॉटिकल माइल है 18,522 किलोमीटर पड़ता है और माल की ढुलाई जो है 25 दिन 25.5 डेज, मतलब साढ़े 25 दिन मान सकते हैं आप, पड़ता था। बट जब कैप ऑफ गुड होप ये रूट यूज़ किया जाता था, ये लंबा वाला रूट पुराना, तो उसमें 25,002 किलोमीटर पड़ता था, मतलब 13,500 नॉटिकल माइल। तो ये बहुत ज़्यादा पड़ता था। 34 डेज लगती थी माल को ढुलाई करने में। इस एंड से लेके इस एंड तक में, यूरोप से लेके एशिया तक के बीच में कहा जाए 34 डेज अप्रॉक्स लग जाता था। तो अब सुएज कैनाल का यूज़ होने लगा, तो अब सब लोग इस रूट पे डिपेंडेंट होने लगे, सुएज कैनाल वाले रूट पे। तो अब क्या हुआ है, सुएज कैनाल में जो ये शिप फंस गया था एवरग्रीन नाम का चाइनीज़ शिप, जो बहुत लंबा था। तो इसने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया था, ये ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ब्लॉक हो गया था। तो पूरा ना ही कोई शिप आ सकता था, ना ही कोई शिप जा सकता था। इसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, शिप की बहुत ज़्यादा जाम हो गई थी। तो जो शिप था सुएज कैनाल में जो फंस गया था 2000 TEU कंटेनर शिप था। इसका नाम था एवरगिवन नाम की शिप थी, जो 4000 मीटर लंबा था, मतलब 1300 मीटर वेसल्स था। इसने कैनाल बैंक को ब्लॉक कर दिया था, इसके सारे ट्रैफिक ब्लॉक हो गए थे। ये इवेंट हुआ था 23 मार्च के आसपास। शिप के ब्लॉकेज के कारण, सुएज कैनाल में शिप के ब्लॉकेज के कारण 4000 शिप जो है ना वो स्टक हो गया था, या ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इसके कारण सब देखिए $400 मिलियन, मतलब पर आवर $400 मिलियन का ग्लोबल ट्रेड को नुकसान हो रहा था इस जैम के कारण। और ये करीब एक वीक तक चला था, ये स्टक फॉर नियरली 1 वीक तक, ये पूरे 1 वीक तक ये स्टक चला था। इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ा। कंटेनर स्टोरेज डिलेड, बीसेट शिपिंग इंडस्ट्री एज रैपिड इफेक्ट ऑफ सुएज कैनाल ब्लॉकेज कंटिन्यूअस, मतलब ये जितने देर तक ये बंद रहा उसके कारण कंटेनर शॉर्टेज भी देखा गया, क्योंकि सारे कंटेनर तो ब्लॉक हो गए थे शिप के ऊपर, जो शिप मूव भी नहीं कर पा रहा था। सिर्फ यही शिप नहीं, 400 अदर शिप भी थे जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, जिसके कारण शिप का ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया था। देखिए, निकाय एशिया ने भी, जापान ने भी इसके ऊपर न्यूज़ प्रपोज किया था। गिवन सुएज कैनाल ब्लॉकेज स्टिल डिस्टर्बिंग ग्लोबल शिपिंग, अभी तक उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है ग्लोबल शिपिंग पे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मार्च के समय तक देखिए इसकी प्राइस सिर्फ इतनी थी US ईस्ट कोस्ट बॉन्ड की और US वेस्ट कोस्ट बॉन्ड की, बट उसके बाद देखिए इसके जो है प्राइसेस कितना अप हो गया। डॉलर में अगर ये प्राइसेस देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये अभी भी इम्पैक्ट किया जा रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल ट्रेड में। इस जैम के कारण, इस ट्रैफिक जाम के कारण अब लोग सोच रहे हैं कि सुएज कैनाल के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंट है लोगों का, उसके कारण रिस्क बहुत ही बढ़ जा रहा है। कोई भी अगर इस तरह का इवेंट अगर फ्यूचर में होता है तो फिर से ये फेस करना पड़ सकता है। तो लोग अब इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी सोच रहे हैं। एक न्यूज आर्टिकल आई थी बिजनेस इनसाइडर में, सुएज कैनाल इशू रैपिडाइज्ड इंटरेस्ट इन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बीइंग बिल्ट बाय इंडिया, रशिया एंड ईरान एज एन अल्टरनेटिव, मतलब जो रूट पब्लिश किया जा रहा है इंडिया, रशिया और ईरान के को लेके, तो उस रूट पे कौन इसका अल्टरनेटिव कहा जा रहा है, सुएज कैनाल वाले रूट का अल्टरनेटिव कहा जा रहा है। ईरान के जो एम्बेसडर थे, जो रशिया में हैं, काज़ेम जलाली ने यह स्टेटमेंट दिया था, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज अ ग्रेट ऑप्शन टू रिप्लेस द सुएज कैनाल विथ अ रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम टू 20 डेज एंड सेविंग अप टू 30%, मतलब 20 डेज का यहाँ पे सेविंग होगा और 30% इसका कंप्लीट
कॉस्ट का सेविंग हो जाएगा, मतलब 20 डेज तो ट्रैवल टाइम का सेविंग होगा ही, और 30% जो टोटल कॉस्ट होगा। ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, INSTC के बारे में। आइए देखते हैं ये किन किन कंट्रियों से होके गुजरता है। रशिया, ईरान और इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। ये तीनों कंट्री ने का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इसको एस्टेब्लिश करने का। ये 7200 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर कहा जाता है INSTC के अंदर आता है। ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है INSTC, उसके बारे में कहा जा रहा है। INSTC के बारे में कहा जा रहा है कि ये साउथ एशिया को वेस्ट एशिया के साथ जोड़ देगा और फिर एशिया को यूरोप के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा, और इसमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा टाइम भी कम लगेगा, हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा। देखिए ये टोटल 7200 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। अल्ट्रा बिल्ड INSTC प्रोजेक्ट 2002 में इनिशिएट किया गया था। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ऑफ रशिया, ईरान और इंडिया, जो 2002 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे इंडिया, रशिया और ईरान के, उन तीनों ने मिलकर ये अल्ट्रा बिल्ड INSTC का प्रोजेक्ट का स्टार्ट किए थे। सी, रेल एंड रोड। इसमें बाय सी रूट है, बाय रेल रूट है और बाय बस, बाय रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब ये तीनों ट्रांसपोर्ट के मोड जो हैं उनका यूज़ करके नेटवर्क के बारे में बनाने की बात की जा रही थी। और ये स्टार्ट होगा मुंबई से, इंडिया के वेस्ट में जो मुंबई पोर्ट है वहाँ से स्टार्ट होगा और मॉस्को तक, मॉस्को, ईरान एंड कैस्पियन सी, ये सारे एरिया को कवर करते हुए यूरोप में एंट्री मारेगा जाएगा ये रूट। और दूसरा रूट जो है वो रशिया में एंट्री करेगा। एक्चुअली INSTC में दो रूट है, INSTC में दो रूट की बात की जा रही है। एक जो रूट है ओरिजिनली जो स्टार्ट होगा मुंबई से, और ये बंदर अब्बास, ईरान का जो पोर्ट है गल्फ में, वहाँ तक ये जाएगा। इस रूट के बारे में देखिए, इस रूट के बारे में कहा जाए, फर्स्ट रूट जो है इंडिया के मुंबई के पोर्ट से स्टार्ट होगा, जो यहाँ ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक जाएगा, और इसके बाद यह यहाँ पे कैस्पियन की होते हुए बाकू पोर्ट जो अजरबैजान में है, वहाँ से होते हुए कैस्पियन सी में शिप के थ्रू अख्तर खान तक जाएगा, और उसके बाद ये बाय रोड, बाय ट्रेन जो भी है रूट का मॉस्को तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका यूरोप में एंट्री हो जाएगी, और रसिया में भी यहाँ से मॉस्को से एंट्री हो जाएगी। तो ये एक सिंगल रूट है, मतलब एक रूट की बात की जा रही है INSTC में। ये रूट है उसका फर्स्ट जो बात की जा रही थी, इसमें दो रूट है ना, INSTC में दो रूट है, कंबाइन ऑफ टू कॉरिडोर, दो कॉरिडोर है, जिसमें से ये एक रूट है, दो कॉरिडोर में से। दूसरा जो रूट है वो गुजरात से, मतलब मुंबई से स्टार्ट होगा, गुजरात में जाएगा, गुजरात के बाद ये ईरान में एंट्री मारेगा, ग्वादर पोर्ट में जाएगा। ग्वादर पोर्ट जो अपना इसका है, देखिए सेकेंड रूट जो होगा जो मुंबई से या गुजरात से स्टार्ट होगा, मुंबई से होकर गुजरात जाएगा, गुजरात के बाद चारबाग में एंट्री करेगा, चारबाग से जहनताम तक, मतलब अफगानिस्तान में एंट्री होगा, चारबाग अफगानिस्तान में। सेकेंड रूट है जिसकी बात की जा रही है, जो मुंबई से होके चारबाग तक जाएगा, चारबाग जो इंडिया ने बिल्ड किया है ईरान में, वहाँ से ये जहनताम तक जाएगा, वहाँ से फिर ये तेहरान, ये रूट है, और फिर ये यहाँ से कट के रशिया में एंट्री मारेगा, जास्काबाद, मख्तर, अलमती, वेस्ट एशिया जो है, सेंट्रल एशिया जो है, वहाँ पे ये रूट यहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है तेहरान से। और तेहरान से अगर आगे जाएगा तो एक रूट अख्तुआ तक जाएगा, और फिर कैस्पियन सी से भी एक रूट अख्तरबैन तक जाएगा। तो ये पूरा दो रूट है, इसके मल्टीपल रूट्स भी आगे में निकल सकते हैं, जो मॉस्को तक, मतलब रशिया तक, और रशिया से फिर आगे ये पहुंच जाएगा यूरोप तक। तो इस तरह की रूट की बात की जा रही है यहाँ पे, जो दो अल्टरनेटिव है उनके बारे में। चारबाग वाला जो कॉरिडोर रूट है ना, वो मुंबई हाईवे से होकर गुजरात जाएगा। इंडिया में मुंबई और गुजरात ये दोनों एरिया से स्टार्ट हो सकता है, और वहाँ से ये चारबाग तक ट्रैवल करेगा। तो इंडिया वेस्ट कोर्ट जो है चारबाग ईरान में जो इंडिया ने बनाया है, वो उसका यूज़ इंडिया यहाँ पे अच्छे से कर सकता है। और ये अफगानिस्तान, ईरान, सिस्तान, बलूचिस्तान प्रोविंस के पास जो है इंडिया ने जो रोड बिल्ड किया है अफगानिस्तान में, वो उसका भी यहाँ पे इंडिया यूज़ कर सकता है। ये देखिए जो अफगानिस्तान में इंडिया ने ये बिल्ड किया है काबुल तक का, इसमें रेल रूट भी है और बाय रोड भी है, तो इस रूट का भी इंडिया यहाँ पे यूज़ कर सकता है। यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो अगस्ता एग्रीमेंट था,
जिस एग्रीमेंट को इंडिया ने ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ ने अलग अलग ईयर में साइन किया था। इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट को जो साइन किया गया था उसका भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि इन सारी कंट्रीज़ को भी ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत मिलेगी। ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो है कॉरिडोर, इसका यूज़ अच्छे से हो जाएगा, जैसे सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ को ईजिली गुड का सप्लाई हो जाएगा। आपस में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अगर ये इस रूट का यूज़ किया जाए तो रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान और इंडिया में जो है जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगी। और इसके साथ जो ट्रेड होगा, जो ट्रेड वॉल्यूम है वो भी बहुत जल्दी बायलैटरल ट्रेड जो है वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर रूट का यूज़ करके। फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया FFFAI के द्वारा कहा जा रहा है कि ये 30% चीपर है, मतलब सस्ता पड़ेगा। जो अभी हम स्विस कैनाल का रूट यूज़ करते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये 30% चीपर है, 40% शॉर्टर है, मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। अगर हम अभी जो करंट रूट कौन सा हम यूज़ करते हैं, अभी हम करंट रूट यूज़ करते हैं स्विस कैनाल का, तो इसको लेके कैनाल वाले रूट को लेके ये कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर रूट जो है INSTC का ये चीपर पड़ेगा और शॉर्टर मतलब सस्ता भी पड़ेगा, इससे ट्रेड भी फैलेगा। इसके चैलेंजेस क्या है, क्यों इस रूट को अभी स्टार्ट नहीं किया गया है और इसके क्या क्या चैलेंजेस ये है कि INSTC जो कॉरिडोर है उसमें US और ईरान का जो टेंशन चल रहा है आपस में, जो भी UN ने सेक्शन लगा के रखे हैं ईरान के ऊपर, जो भी ट्रेड सेक्शंस हैं, उसके कारण इंडिया यहाँ पे और इंडिया, रशिया और अदर कंट्रीज इस पर्टिकुलर रूट का यूज़ नहीं कर पा रही है और इसको डेवलप अच्छे से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे US के फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम का जो डोमिनेंट है वो उसका यूज़ करके US ईरान के ऊपर सेंक्शन लगा के रखा है। और इसके कारण US के कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, जिसके कारण INSTC कॉरिडोर का ग्रोथ को इफेक्ट पड़ रहा है और ये ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मतलब ये रूट जो है, इस दोनों रूट जो है यहाँ पे, अगर ये दोनों रूट का अगर कर दिया जाए, अगर ये दो रूट जो है INSTC वगैरह, ये दोनों रूट अगर स्टार्ट हो जाता है तो मुंबई से और गुजरात से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा साउथ एशिया तक, रशिया तक और यूरोप तक, ये पूरा एरिया तक इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी इंडिया की और एशिया की कहा जाए। इंडिया के साथ साथ एशिया की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये चीपर पड़ेगा और टाइम भी यहाँ पे कम लगेगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।